एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर की असल वैल्यू उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी होती है। उनके ऊपर SU-30 और MiG-29 है। ये दोनों वो जहाज हैं जिनको PF मार मार के प्रैक्टिस कर चुकी है कि इनको कैसे गिराना है। तो अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने एयरक्राफ्ट ही नहीं उड़ा सकता किसी ऑपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या मकसद रह जाता है? वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो खुद इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि वो एक बहुत बड़ा टारगेट प्रेजेंट करता है आपको। उसके साथ और बहुत सारे शिप्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑल टुगेदर ये सारा कुछ मिलके एक बहुत बड़ा टारगेट प्रेजेंट करता है ऑपोजिंग फोर्स का। तो अगर वो अपना काम नहीं कर सकता है तो फिर वो एक सिटिंग डक है। फर्क आया है ना, वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स का आया है। जो ठीक है। हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी प्लानिंग थी, हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमारा सरप्राइज था और हमारी महारत थी इसको एग्जीक्यूट करने की, प्लान को, उसने बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस को मात दी। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो थी वो असल में डिफरेंस रहा है हम दोनों में। प्रॉब्ली एक ये गलतफहमी थी कि हम इस खत्ते के बड़े भाई हैं और थानेदार हैं और हम पाकिस्तान को रोन देंगे और हम अपनी थानेदारी स्टेब्लिश कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अब समझ आ गई होगी। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से। मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रियर एडमिरल फैसल शाह। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी कुछ देर पहले थैंक यू। डोनाल्ड जे ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई है। पाकिस्तान और भारत दोनों सीज फायर के लिए एग्री हो गए। क्या कंक्लूजन निकाला आपने इस जितनी भी ये एस्केलेशन हुई, दोनों तरफ से जो हमले हुए, इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, दोनों की मिलिट्री के जो बयान सामने आए, ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई, क्या आपका एनालिसिस क्या इस पर निकला? देखिए, ये बात तो पहले भी कही जा रही थी, इंडिया को समझाया जा रहा था कि अगर यही सब करना है, आपस में टेबल पे ही बैठना है, तो ये सब करने के बजाय पहले ही बैठ जाओ। लेकिन उनको शायद कोई और गलतफहमी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। और उनको प्रॉब्ली एक ये गलतफहमी थी कि हम इस खत्ते के बड़े भाई हैं और थानेदार हैं और हम पाकिस्तान को रोन देंगे और हम अपनी थानेदारी स्टेब्लिश कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अब समझ आ गई होगी कि ये जो एक झूठा बयानिया और झूठा ड्रामा ये बनाते हैं हर 3-4 साल के बाद, और इसमें दोनों मुल्कों को और पूरे खत्ते को और फिर अ, बिला वास्ता तमाम दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये कोई सेंसिबल चीज नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है अब, ना उनकी अपनी आवाम को, ना पाकिस्तान को और ना दुनिया को। तो इस दफा इसीलिए पाकिस्तान का एक भरपूर जवाब गया। और इसीलिए कि ये चीज अब इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। एक पुरअमन हमसाए की तरह रहने के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम हमसाए हैं और न्यूक्लियर नेबर्स हैं, नॉर्मल हमसाए नहीं हैं, और हमने ता कयामत इकट्ठे रहना है। तो इसका कोई हल निकलना चाहिए। आपकी सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से आप इस खत्ते को, दोनों मुल्कों के लोगों को एक मतलब कयामत के दहाने पे ले जाते हैं और फिर वहां से आप इसको वापस लेकर आते हैं और फिर आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई अजीब सी इनकी स्ट्रैटेजी है। फिर एक और चीज ये है कि अगर उसमें कोई सच हो, उसमें कोई वाकई कोई क्रेडिबल एविडेंस हो, कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड इनके पास एविडेंस हो या कोई प्रूफ हो, तो चलो फिर भी आप कोई दुनिया को बताएं, दिखाएं, कोई कन्विंस करें। आप खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही अदलिया बन जाते हैं, खुद ही वकील होते हैं और खुद ही फैसला सुना देते हैं। ऐसे तो मुल्कों के दरमियान रिलेशनशिप्स नहीं होते, बराबरी की बुनियाद पर होते हैं। पाकिस्तान कोई स्लेव कंट्री तो नहीं है इंडिया की। और पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान कोई ऐसी कंट्री भी नहीं है जिसको इंडिया कोई समझे कि जी मैं इसको मतलब रोन दूंगा, मैं इसको जो कहूंगा ये डिक्टेट करूंगा तो ये कर लेगा। नहीं, ऐसा दिस दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और मेरा ख्याल है इस दफा इंडिया को ये समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान क्या है। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है इसमें वो ये है कि शायद इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को ये अंदाजा ही नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और उनकी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी क्या है। मतलब उनकी एक तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी इस दफा क्वेश्चनेबल रही है, और दूसरा उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बड़ी क्वेश्चनेबल रही है इस दफा। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्पेस इस दफा गेन की है। मेरा ख्याल है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ओवरऑल, और पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एसेंडेंसी मैं समझता हूं कि मिली है। ठीक है। एडमिरल साहब, मुझे ये बता दें कि हमारा जो रिस्पांस था वो बरी और फजाई फौज की तरफ से था। आज जो सुबह अटैक हुआ,
वो एक शदीद नौयत का था। और उसके बाद खबरें ये चल रही थी कि शायद नेवी की तरफ से अटैक किया जाएगा, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ब्लॉकेट कर देगा, इस तरह की चीजें। क्या कैपेबिलिटी है सर ये नेवी भी हमारी? ये भी एक देखें फेक न्यूज का सिलसिला था जो इन्होंने एक टेलीग्राफ अखबार में एक आर्टिकल छपवाया एक इंडियन राइटर के थ्रू, और उसमें रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स उसने कोट किए हैं, जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, नॉर्मली एक सवाल जेहन में आ जाता है कि जी इंडियन और पाकिस्तानी नेवीज का साइज में बहुत फर्क है, तो शायद इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी पे हावी हो जाएगी। नेवीज को आपस में जब कंपेयर करते हैं तो वो उनके साइज पे नहीं करते, उनकी कैपेबिलिटीज पे करते हैं। और उनकी कैपेबिलिटीज उनके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो पाकिस्तान नेवी का जो मिशन है वो है अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेव करना, और जो 90% से ज्यादा हमारी ट्रेड है वाया सी उसको प्रोटेक्ट करना। उसके हिसाब से पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप पिछले 7 साल में देखिए कि सबमरीन जैसा प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी की सबमरीन्स को पिछले 7 साल में 4 दफा हमने आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया है और उसको वापस जाने पे मजबूर किया है। कई दिन से उनका एयरक्राफ्ट कैरियर 500 मील पे लॉइटर कर रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान नेवी खड़ी हुई है। P8I उनका जहाज जो बहुत एडवांस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, वो 4 और 5 की शब आया और उसको पाकिस्तान नेवी ने मॉनिटर किया, ट्रैक किया और वापस जाने पे मजबूर कर दिया। तो ये आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है, स्टेब्लिश करता है, और दुश्मन को ये पता है कि पाकिस्तान नेवी की क्या कैपेबिलिटी है। तो एक रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि एक नेवी हावी है दूसरी नेवी के ऊपर। उनके पास सर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके बारे में ये भी खबरें गर्दिश करती हैं कि शायद वो कभी इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तान की ट्रेड को, या पाकिस्तान में असला जो आता है, ऑयल आता है, इन्हें कहीं पर ब्लॉकेट कर सकता है, इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इज इट पॉसिबल? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया ना कि देखिए कोर ऑब्जेक्टिव है हमारा अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करना, तो उसके हिसाब से हमने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप की हुई है। हमें इस चीज का इदराक है, जस्ट दैट्स वाई हमने ये कैपेबिलिटी डेवलप की हुई है। और जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर की असल वैल्यू उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी होती है। उनके ऊपर SU-30 और MiG-29 है। ये दोनों वो जहाज हैं जिनको PF मार मार के प्रैक्टिस कर चुकी है कि इनको कैसे गिराना है। तो अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने एयरक्राफ्ट ही नहीं उड़ा सकता किसी ऑपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या मकसद रह जाता है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो खुद इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि वो एक बहुत बड़ा टारगेट प्रेजेंट करता है आपको। उसके साथ और बहुत सारे शिप्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑल टुगेदर ये सारा कुछ मिलके एक बहुत बड़ा टारगेट प्रेजेंट करता है ऑपोजिंग फोर्स का। तो अगर वो अपना काम नहीं कर सकता है तो फिर वो एक सिटिंग डक है, और उसको बचाना पड़ता है बजाय इसके कि उसको लड़ाने के लिए मैदान जंग में लेकर आया जाए। ठीक है। और महारत की अगर बात करें सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स की महारत तो बहुत अच्छी है, वो तो हमने देख ली। मगर कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अगर भारत के पास है तो पाकिस्तान के पास नहीं है, और फिर पाकिस्तान नेवी के पास फाइटर जो पायलट्स हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर हर नेवी के पास नहीं होता। हमारी नेवी डिफेंसिव नेवी है और डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं होती है। ये उन नेवीज के पास होता है जिनके एम्बिशंस होते हैं कि वो ब्लू वाटर नेवी बनना चाहते हैं, दुनिया में हर जगह घूमना फिरना चाहते हैं और इन्वेजन करना चाहते हैं। तो हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो एविएशन, जो नेवल एविएशन है, उसमें फाइटर जेट्स नहीं होते। एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स होते हैं, और उन्होंने उनके डेडिकेटेड स्क्वाड्रंस हैं जो उन्होंने नेवी के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। और जब नेव सी पे कोई थ्रेट बिल्डअप होता है तो वो स्क्वाड्रंस नेवी के डिस्पोजल पे होते हैं और नेवी के साथ मिलके वो इस जंग को लड़ते हैं। ठीक है। और जो आज सुबह पाकिस्तान का ऑपरेशन था, ये कितना शदीद था और इसका जो इम्पैक्ट था वो कितना था? मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, और ये बहुत ही भरपूर जवाब था। जिस तरह से हमने कहा था हमने उसी तरह करके दिखाया है उनको। और फर्क ये था कि इंडियन मिलिट्री, मेरा ख्याल है कि सिविलियंस के खिलाफ लड़ लड़ के उसको ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि वो बहुत अच्छी कोई मिलिट्री, प्रोफेशनल मिलिट्री और बड़ी केपेबल है। जब उसका वास्ता पड़ा एक और प्रोफेशनल मिलिट्री से, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से, तो उसको अंदाजा हुआ कि वो कितने पानी में है।
पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो भी अटैक्स किए वो मिलिट्री टारगेट्स के अगेंस्ट किए। उन्होंने किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी सिविलियन को हर्ट नहीं किया। उन्होंने प्योरली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में फौजी हिकमत अमली में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को आप अटैक करते हैं, जिसमें बेसिस होते हैं, रनवेज होते हैं, कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस होती हैं जो कि ऑपरेशनल काम कर रही हों। उसके साथ साथ सप्लाई लाइन जहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है वहाँ आप अटैक करते हैं, लाइक डेपोज हो गए, एमुनिशन डंप्स हो गए। इस तरह की चीज़ों को आप करते हैं ताकि एक उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान नेवी ने जो कुछ भी किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट किया है। ठीक है सर, मुझे शॉर्ट सा ये बता दें कि आपने जिस तरह से जिक्र किया जहां जहां पाकिस्तान ने आज अटैक किया है, भारत को ये अंदाजा था ये अटैक होगा, या इसके लिए वो प्रिपेयर थे, या सरप्राइज था? फिर उनका एंटी एयर बैलिस्टिक जो सिस्टम है S-400 वो बहुत जदीद है। ये अटैक इतना एक्यूरेट कैसे रहा पाकिस्तान का? देखिए, ये तो पता था कि पाकिस्तान ने करना है, जैसे हमें पता था कि उन्होंने करना है तो हम तैयार थे, तो उनको वो भी यकीनन तैयार होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों मिलिट्रीज में जो फर्क आया है ना, वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स का आया है। जो ठीक ठीक। हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी प्लानिंग थी, हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमारा सरप्राइज था, और हमारी महारत थी इसको एग्जीक्यूट करने की, प्लान को, उसने बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस को मात दी। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो थी वो असल में डिफरेंस रहा है हम दोनों में। ठीक है, लास्टली सर, जब ये पाकिस्तान का अटैक हुआ उसके बाद तर्जमान भारत फौज की सोफिया कुरैशी ने कहा कि अगर पाकिस्तान एस्केलेशन ना करे तो हम मजीद जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, हम यहाँ पर रोकते हैं। इससे पहले एक दिन नायब सदर अमेरिका की स्टेटमेंट आई कि अमेरिका किसी पराई जंग में शामिल नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं है जहां पर अमेरिका का वहां पर कोई किरदार अदा नहीं करेगा। फिर जब इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई और उससे पहले पाकिस्तान का जो एक शदीद रिएक्शन था, अब अमेरिकन सदर की तरफ से जंगबंदी की स्टेटमेंट देना, क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, दुनिया को इदराक है कि ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है जहां पे दो नेबर्स न्यूक्लियर पावर्स हैं। ये और कहीं नहीं पाई जाती। अब न्यूक्लियर पावर, अगर न्यूक्लियर नेबर्स हैं आप, तो उसके उसमें खतरा ये होता है कि आपके पास रिएक्शन टाइम कम है, और रिएक्शन टाइम कम होने की वजह से गलती का एहतमाल ज्यादा होता है। तो सारी दुनिया को ये पता है कि ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, और अगर ये एस्केलेट करेगी तो ये हर एक के लिए नुकसानदेह है, ना सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि खित्ते के लिए, और शायद खित्ते के बाहर के मुल्कों के लिए भी। तो इसलिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो शुरू से शुरू हो गई थी, और मेरा ख्याल है कि वो अब रंग ले आई हैं। ठीक है, और चाइना ने हमें सर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, वो शेयरिंग हुई हमारी, और ये खबरें रिपोर्ट हुई कि तुर्क बहरिया भी समंदरों में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मौजूद थी। नहीं, तुर्क बहरिया का जहाज एक आया था इस टेंशन पीरियड के दौरान, लेकिन वो एक नॉर्मल अपने जो गुडविल विजिट होता है उसके सिलसिले में आया था। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की लड़ाई में कोई तीसरा मुल्क बाकायदा फरीक बनना चाहता है या चाहेगा। हाँ, मोरल सपोर्ट और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट होती है या पॉलिटिकल सपोर्ट होती है वो ज़रूर होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से कोई बाकायदा उसमें कोई भी मुल्क हिस्सा लेना चाहेगा।